हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं डॉक्टर कोमल बहल। इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे चरक चिकित्सा स्थान चैप्टर नंबर 11 शत क्षीण चिकित्सा अध्याय। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग चरक बूस्टर बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी फ़ीस है 3000 रुपये, जिसमें हम चरक संहिता जो है 10 दिन में आपको कंप्लीट पढ़ाएंगे। साथ में आपको नोट्स भी देंगे एंड आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो प्लीज़ कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता दूंगी कि कैसे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि शत का मतलब क्या होता है। इसमें शत का मतलब है ट्रॉमा इन चेस्ट। उरय प्रदेश में शत होना मतलब कि चेस्ट में ट्रॉमा होना। और शत क्षीण का मतलब क्या लिया गया है, पल्मोनरी एब्सेस। तो अगर हम शत क्षीण की अगर अपेक्षा करते हैं तो हमें राज्य क्षमा हो सकता है। एंड इस अध्याय में ब्रह्म ऋषि किसको कहा गया है, आत्रेय जी को। ब्रह्म ऋषि कौन होता है, जो मुख से जब बोलता है तो स्वयं ब्रह्मा ही बोलते हैं, उसे ब्रह्म ऋषि कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो निदान है वो क्या है, साहस। ठीक है, अपने कैपेसिटी से ज़्यादा कार्य करना, दैट इज़ साहस। और इससे क्या होता है कि जो उरय प्रदेश होता है, मतलब कि वक्ष प्रदेश जो जिसे हम लंग्स कहते हैं, उसमें शत हो जाता है, मतलब ट्रॉमा हो जाता है और उसमें ख वैगुण्य जो है बन जाता है। और इसके निदान क्या है, स्त्रीसु च अति प्रसक्तस्य रूक्ष अल्प प्रमित आसन, मतलब स्त्री में अत्यधिक प्रसक्ति होनी और रूक्ष अन्न, अल्प अन्न, कम खाना और रूक्ष खाना, प्रमित आसन, नपातुला खाना। इससे क्या है कि शत क्षीण के जो डिजीज़ है वो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसका जो पूर्व रूप है वो क्या है, उरय विरुज्यता, मतलब कि उर प्रदेश में रुजा, पेन होनी, वेदना होनी। भिद्यते अथ विभज्यते, मतलब कि भेदनवत पीड़ा होनी उरय प्रदेश में। वीर्य नाश होना, क्योंकि स्त्री में प्रसक्ति अत्यधिक होगी तो वीर्य नाश हो सकता है। और इसमें एक क्रम दिया गया है, सबसे पहले वीर्य का नाश होगा, फिर उसके बाद बल का, फिर वर्ण का, फिर रुचि, मतलब कि अन्न में अरुचि हो जाएगी, एंड देन फिर अग्नि का नाश होगा, अग्नि मंद होगी। तो ये क्वेश्चन रख के पूछ लेते हैं कि इसकी क्या सीक्वेंस है। क्रम आद्वीर्य, बल वर्णो, रुचि अग्नि द्वितीय। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले वीर्य का नाश होगा, फिर बल का, फिर वर्ण का, फिर रुचि, फिर अग्नि। ठीक है, एंड पहला वीर्य है, लास्ट में अग्नि है, ये भी याद रखिए। एंड इसके बाद जो है उरय शत से क्या होता है, कास होती है। और कास में मतलब कि जो एक्सपेक्टोरेशन, जो बलगम निकलती है, उसका भी एक श्लोक दिया गया है। वो इस तरह से है कि ये जो निदान है इसका सेवन करने से उरय शत होता है, चेस्ट में ट्रॉमा होता है जिससे कास होती है। दुष्ट श्याव सुदुर्गंध पीतो विग्रथिता बहु श्लेष्मा सरक्तम सप्रवर्तते, मतलब कि दुष्ट श्याव से कलर का और दुर्गंधित पीले रंग की बलगम जो है, जो स्पूटम है वो निकलता है, ग्रथित। ठीक है, और इसमें श्लेष्मा और रक्त भी होता है। काले रंग की दुर्गंधित पीत वर्ण की ग्रथित बहुल मात्रा में सरक्त कास होगी, उसमें सरक्त जो है निष्ठीवन होगा। और शुक्र ओजसो श्यात, शुक्र और ओज का क्षय होगा। एंड ये जो श्लोक था ये था उरय शत के लिए, मतलब शत क्षीण के लिए। जबकि राज्य क्षमा के लिए जो श्लोक है वो इस तरह से है, कासात कफ ठीवते सशोणितम, उसमें भी कास होती है, उसमें भी शोणित यानी कि रक्त निकलता है, लेकिन उसमें जो श्लोक है लाइन टू लाइन ये अलग बताया गया है। तो अकेला श्लोक रखकर भी पूछ लेते हैं। दुष्ट कास दुष्ट श्याव सुर दुर्गंध पीतो विग्रथिता बहुल मात्रा श्लेष्मा सरक्त सप्रवर्तते, ये है शत क्षीण के लिए। जबकि राज्य क्षमा के लिए है कासात कफम ठीवते सशोणितम। अब शतज कास जो है उसका भी एक श्लोक देख लेते हैं। उसमें भी कुछ इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, कास के साथ रक्त का स्टीवन होता है, लेकिन श्लोक इस तरह से है। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए मैं आपको बता रही हूँ। श्लोक रख के पूछ लेते हैं कि ये कौन सी व्याधि के रिगार्डिंग, ये पूर्व रूप कौन सी व्याधि के हैं। तो शतज कास का इस तरह से है, सपूर्वम कास्ते शुष्कम तत् स्ठीविते सशोणितम
और इसके साथ एक और सिम्टम होता है वेरी इंपॉर्टेंट, पारावत इव अवकूजनम। ठीक है, ये चरक चिकित्सा 18th का 21st श्लोक है। ठीक है, तो स पूर्वम कास्ते शुष्क तत् स्थीविते स शोणितम, पहले सूखी खांसी आती है, फिर उसके बाद शोणित यानी कि रक्त आता है, एंड पारावत अवकूजनम, कबूतर की तरह वो कूंजता रहता है, करहाता रहता है। एंड शतशीन का जो पूर्व रूप है उसमें एक चीज़ और आई है, अव्यक्त लक्षणम तस्य पूर्वम रूपम इति स्मृतम। ठीक है, पूर्व रूप में जो लक्षण हैं वो अव्यक्त रहते हैं। ये किस व्याधि के लिए आया है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। एंड वात व्याधियों का पूर्व रूप भी कुछ इस तरह से होता है कि उसमें भी लक्षण जो है अव्यक्त रहते हैं। उसका श्लोक किस तरह से है, अव्यक्त लक्षणम तेषाम पूर्व रूपम इति। ठीक है, तो तस्य और तेषाम ये वर्ड का थोड़ा सा अंतर है, बाकी शतशीन और वात व्याधि का ये श्लोक जो है अव्यक्त पूर्व रूप के लक्षण के रिगार्डिंग ये सेम है। शतशीन का मैं रिपीट कर देती हूँ, अव्यक्त लक्षणम तस्य पूर्व रूपम इति स्मृतम, जबकि जो वात व्याधि का श्लोक है वो इस तरह से है, अव्यक्त लक्षणम तेषाम पूर्वम रूपम इति। और बाकी इसके जो लक्षण हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। शत होता है मतलब वक्ष प्रदेश में रुजा होती है, पेन होती है, और जो वॉमिटिंग होती है उसमें ब्लड मिक्स होता है। शोणित की सर्दी होती है और कास होता है। और शीण इसमें सरक्त मूत्रत्वम, हेमिचूरिया भी मिलता है हमें। पार्श्व पृष्ठ कटी प्रदेश में ग्रह यानी कि स्टिफनेस होती है। और इसकी साध्यता किस प्रकार है, अगर रोगी बलवान है और व्याधि नहीं है तो वो साध्य है, और परिसंवत्सर मतलब कि 1 वर्ष पुरानी व्याधि है तो वो यापे में आ जाती है। और इसकी चिकित्सा कैसे करते हैं, अगर वक्ष प्रदेश में शत हुआ है तो उसमें लाक्षा का चूर्ण दूध और शहद में मिक्स करके देना है। अगर मैं आपको लाक्षा के रिलेटेड बताऊं तो अष्टांग हृदय का उत्तर तंत्र का चैप्टर नंबर 40 है, जिसमें वाघभट जी ने 55 अग्रे का वर्णन किया है। उसमें लाक्षा के रिगार्डिंग उन्होंने कुछ इस तरह से बताया है कि संधान में जो लाक्षा है संधान करने में, ठीक है, यूनियन करने में, जोड़ने में वो श्रेष्ठ है, एंड क्रिमिजा श्रेष्ठ है। ठीक है, उन्होंने बताया संधान में क्रिमिजा श्रेष्ठ होता है। क्रिमिजा का मतलब उन्होंने लाक्षा ही लिया है, क्रिमिजा मीन्स लाक्षा। ठीक है, तो जो अष्टांग हृदय में 55 अग्रे जो आए हैं उसमें संधान में लाक्षा को श्रेष्ठ बताया गया है। और वैसे अग्रे की बात करें तो अष्टांग संग्रह में कितने अग्रे बताए हैं, 155 अग्रे। एंड नेक्स्ट इज़ कि अगर जो पित्त है और जठराग्नि है वो मंद हो गए हैं तो लाक्षा में मदिरा को मिक्स करके देना है। और अगर अतिसार हो गया है तो नागरमोथा अतीस पाठा के साथ जो है लाक्षा को देना है। तो इस तरह से आप याद रखिए कि जहाँ शत हुआ है वहाँ लाक्षा का प्रयोग होता ही है। अग्निमंद में हमने मदिरा के साथ देना है, और अतिसार में हमने नागरमोथा अतीस पाठा के साथ देना है। क्रिमिजा संधाने इस तरह से अष्टांग हृदय में उत्तर तंत्र 40 में बताया गया है। और अगर अग्नि तीव्र हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसमें हमने लाक्षा आदि क्षीर दे सकते हैं, या फिर इक्षु बालिका क्षीर दे सकते हैं। यव का प्रयोग जो है उरेशत में बताया गया है। और अगर चरक संहिता में टोटल कितने योग हैं, चरक संहिता में टोटल 1950 योग हैं, याद रखिए। अगर ज्वर और दाह होता है उरेशत में तो उसमें यव के आटे में दूध और घी में पकाकर मतलब कि देना चाहिए। ठीक है, यव के आटे को दूध और घी में पकाकर देना चाहिए, हलवा टाइप बना देना चाहिए। यव का सत्तू दे सकते हैं। तो हमने मेनली 2 इंग्रेडिएंट्स जो है मेन क्या याद किया, एक तो लाक्षा, उसका डिफरेंट कॉम्बिनेशन, और दूसरा यव। अगर कास है और पार्श्व में वेदना हो रही है, ठीक है, तो मधुक आदि योग जो है उसके साथ घी और शहद देकर पेशेंट को देना है। एंड इसके बाद एला आदि गुटिका का भी शतशीन में प्रयोग बताया है, जबकि भैषज्य रत्नाकर जी ने एला आदि गुटिका का प्रयोग रक्त पित्त में बताया है। और एला आदि गुटिका में इलायची, त्वक और पत्र जो हैं ये पड़ते हैं, लेकिन ये कितनी अमाउंट में लिए जाते हैं, ये आधा कर्ष ईच इंग्रेडिएंट की अमाउंट में लिए जाते हैं। और शहद जो है मिलाकर एक अक्ष की गुटिका हमने बना लेनी है। ठीक है, तो एला, त्वक एंड पत्र आधा अक्ष, इसको शहद में मिलाना है और एक अक्ष की गुटिका बनानी है। और ये रक्तपित्त नाशक है, वृश्य है, तर्पण करती है,
एंड अगर रक्त की बहुत ज़्यादा अति प्रवृत्ति हो रही है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है ओरली, देन दक्ष अंड का जो है यूज देना है। दक्ष अंड मतलब कि मुर्गे का अंडे का यूज देना है जल में मिलाकर, और चटक या बकरी का अंडरस जल, तो नॉनवेज वगैरह देना है। और इसमें एक चीज़ और है कि अजाशीर यानी कि बकरी के दूध का वर्णन है। अगर आपको याद होगा मेरे एक एपिसोड में जिसमें मैंने रक्त पित्त चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 4 का वर्णन किया है, उसमें अजा दुग्ध जो है उसमें भी बताया है। एंड चरक का सूत्र स्थान जो चैप्टर नंबर 25 है जिसमें अग्रे बताए हैं, आचार्य चरक ने 152 अग्रे बताए हैं, उसमें भी अजा दुग्ध का वर्णन है। उसमें जो चरक सूत्र 25 में 152 अग्रे है उसमें अजाशीर का वर्णन इस तरह से है कि ये शोष घन होता है एंड स्तन्य साथ में होता है, ठीक है। तो नारी स्तन्य के बाद जो अजा दुग्ध है वो स्तन्य साथ में होता है। रक्त संग्राहिक होता है, ठीक है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्पफुल होता है, इसलिए बकरी का दूध डेंगू में भी दिया जाता है जब ब्लीडिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। रक्त पित्त प्रशमना नाम भी है, शोषघनम है, रक्त संग्राहिक है, रक्त पित्त प्रशमना नाम है एंड स्तन्य साथ में है। ये अजय क्षीर के बारे में बताया है, ठीक है। और यहाँ जो है अजा रक्त का प्रयोग भी हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे अजा रक्त का प्रयोग भी हुआ है। और चरक सूत्र 27 में अगर आप देखेंगे तो वहाँ अजा रक्त को सबसे ज़्यादा साथ में बताया है। एंड अगर रक्त स्टीवन है, ठीक है, हीमोप्टिसिस है कि अगर स्पूटम के साथ ब्लड मिक्स हो रहा है, तो हेमाटोएमिसिस है मतलब कि वॉमिटिंग के साथ ब्लड मिक्स होके आ रहा है, तो उस केस में पुनर्नवा का जो चूर्ण है उसको रक्तशाली में मिक्स करके देना है। उरे शत में वायु अगर मूढ़ हो जाए मतलब कि वायु का प्रतिलोम हो जाए या गुदा मार्ग से वायु ना निकल रही हो, ठीक है, अनुलोमन ना हो रहा हो, गैस पास ना हो रही हो, तो उस केस में हमने जो बकरी की मेदा को सुरा में भूनकर सैंधव मिला के देना है, ठीक है। और कृष मतलब कि वेट लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गया तो मांस रक्त को बढ़ाने के लिए क्रव्याद मतलब कच्चे मांस को खाने वाले जो पशु पक्षी होते हैं जैसे कि कौवा और बाज के मांस को घृत में भूनकर पिपली चूर्ण शहद मिलाकर देना चाहिए। तो याद रखिए हमने मांस वगैरह ही देना है पेशेंट को अगर वो वेट लॉस उसका ज़्यादा हो गया तो, ठीक है। क्रव्याद याद रखिए, क्रव्याद मतलब ऐसे पशु पक्षी जो कच्चे मांस को खाते हैं। एंड इसके बाद है अमृत प्राश घृत। अमृत प्राश घृत को हम शतशीन में इसका प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग हम नष्ट शुक्र में भी करते हैं, वर्ण स्वर्णहीनता में भी करते हैं, कृष्णता में भी करते हैं, संतान उत्पत्ति में भी करते हैं, ये भृंगनीय भी होता है, ठीक है। और इसके बाद है अमृत प्राश जो है लेने के बाद हमने गौ का दुग्ध, बकरे का मांस, चावल इन सब का प्रयोग करना है, ठीक है। गाय का दूध, बकरे का मांस और चावल। एंड नेक्स्ट इज श्वदंष्ट्रा आदि घृत है। एंड इसके बाद आ जाता है बल मांस जो है देह होता है मतलब कि बल मांस को बढ़ाने के लिए श्वदंष्ट्रा आदि घृत का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रथम सर्पी गुड़। इसका प्रयोग शतशीन में, इसका रोग अधिकार शतशीन है। एंड प्रथम सर्पी गुड़ में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो गुड़ होता है उसकी मात्रा कितनी होती है, तो आंसर है 0। प्रथम सर्पी गुड़ में गुड़ की मात्रा 0 होती है क्योंकि गुटिका गुड़, मोदक वर्ती और वटिका आदि टैबलेट की ये सिनोनिम है, ठीक है। तो सर्पी गुड़ जो है वो गुड़ नहीं है, जैगरी नहीं है, वो जो है गुटिका के रूप में इसको लिया गया है, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम है गुड़ का, गुटिका, मोदक वर्ती, पिंडी, वत्तिका आदि टैबलेट का सिनोनिम है, ठीक है। और जो प्रथम सर्पी गुड़ जो होता है वो धात्री फलादे घृत भी उसको बोलते हैं। एंड पित्त के रोगी को लेहन के लिए मतलब देना चाहिए प्रथम सर्पी गुड़। अगर वात का रोगी है तो उसको पान करवाना चाहिए। और इसके बाद है क्योंकि ऐसा क्यों कराना चाहिए, अलग अलग फॉर्म्स में क्यों देना चाहिए। देखिए अगर हम घृत को चाट कर लेते हैं, लेहन करते हैं तो उसकी मात्रा कम होती है और जो पित्तज प्रकृति वाला व्यक्ति है उसको कम मात्रा में ही घृत देना चाहिए क्योंकि जो है कम मात्रा में ही उसके रोग की शांति हो जाएगी, इसलिए उसको लेहन के रूप में देना चाहिए। जबकि वातज को
पान के रूप में देना चाहिए, जिसमें मात्रा जो है रोगी घृत की ज़्यादा लेता है। द्वितीय सर्पी गुड़, इसमें भी गुड़ नहीं होता है, इसमें घृत का 1 पल की मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तृतीय एंड चतुर्थ सर्पी गुड़ भी है इसमें, ठीक है। तृतीय और चतुर्थ सर्पी गुड़ को बिल्व मिक्स करके 1 पल की डोज में टैबलेट बनानी है, ठीक है। और सर्पी मोदक भी है। तो आपने बस इतना याद रखना है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सर्पी गुड़ है। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि सर्पी गुड़ में गुड़ नहीं होता है। गुड़ का मतलब होता है टैबलेट, वर्तिका, गुटिका, इसके सिनोनिम में लिया जाता है गुड़ का मतलब। और तीसरा बात ये याद रखनी है कि जो पित्तज प्रकृति वाला है व्यक्ति, उस रोगी को लेहन के लिए देना है सर्पी गुड़, जबकि वातज के लिए पान के लिए देना है। ये प्रथम सर्पी गुड़ की डोज है। जबकि जो द्वितीय है उसमें घृत जो है हमने 1 पल की मात्रा में लेना है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है सर्पी मोदक। एंड नेक्स्ट इज कि उरेशत में वृश्य योग भी प्रयोग करते हैं हम, ठीक है। इति सैंधव, इति मतलब कि जो आचार्य चरक ने खुद ये योग बताए हुए हैं। तो अगर रुचि जो है, हमने पहले पूर्व में पढ़ा था जब मैंने आपको सीक्वेंस बताई थी कि सबसे पहले वीर्य नाश होता है, फिर बल, फिर वर्ण, फिर उसके बाद रुचि, फिर उसके बाद अग्नि। तो रुचि नाश जो होती है, अन्न में अरुचि होती है, उसको ठीक करने के लिए हमने इति सैंधवादी चूर्ण का प्रयोग करना है, जिसमें लवण जो है वो पड़ता है। एंड लवण सैंधवादी चूर्ण से कॉमन सेंस है कि पता ही है कि लवण होता है उसमें। लवण जो है इसको अन्न द्रव रुचि करानाम भी कहा गया है, तो इसलिए ये रुचि को बढ़ाने में हेल्पफुल होगा। यवानी शाडव का प्रयोग जो है राज्यक्षमा में होता है, जबकि अगर हम शाडव का प्रयोग देखें ये शतशीन में होता है, ठीक है। शाडव में क्या क्या पड़ता है, इसमें खट्टा अनार पड़ता है 4 पल, वृक्ष आम्ल भी होता है जिसे हम कोकम कहते हैं, वो भी 4 पल पड़ता है, कपित आम्ल जो है 5 पल होता है। तो ये अग्नि मंद को और ज़्यादा ठीक करते हैं, वर्धन करते हैं। नागबला कल्प, ठीक है, नागबला कल्प भी शतशीन में प्रयोग होता है, जबकि नागबला आदि रसायन आचार्य चरक ने चिकित्सा चैप्टर 1 पार्ट 2 में बताया है। और नागबला कल्प को ही हम वर्धमान नागबला कल्प भी कहते हैं। वर्धमान मंडूक पर्णी कल्प है इसके अलावा, एंड वर्धमान शुंठी कल्प है, ठीक है। नागबला, मंडूक पर्णी एंड शुंठी तीनों के कल्प बताए हैं। ये नागबला जो है वो हेल्प करता है रोगी को मांस और बल को बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था उसका वेट लॉस वगैरह भी हो जाता है, कृष्णता आ जाती है। एंड इसके बाद है कि जो आचार्य वाग्भट जी ने अष्टांग संग्रह में क्षय शत में नागबला को श्रेष्ठ माना है अपने, जहाँ पे उन्होंने अग्रे डिस्क्राइब किए हैं। और सद्य शत में जबकि उन्होंने लाक्षा को श्रेष्ठ माना है, ठीक है। कृमिजा श्रेष्ठम इन संधान, लाक्षा में उरे शत में लाक्षा को जो है श्रेष्ठ माना है, जबकि क्षय शत में नागबला को श्रेष्ठ माना है। और क्षय शत मतलब कि जो धीरे धीरे धातुओं का नाश होता है, क्षय होता है, कृष्णता आती है, तो उसके बाद अगर वो ये सब निदान सेवन करता है, साहस, स्त्री प्रसक्ति वगैरह, तो उसमें शत हो जाता है, ठीक है। सद्य शत मतलब कि इमीडिएटली कोई एक्सीडेंट होने से, कहीं चोट लगने से, ट्रॉमा से शत होता है, ठीक है। तो सद्य शत में लाक्षा एंड क्षय शत में नागबला। प्रथम दिन जो है, ये नागबला का मैं बता रही हूँ डोज, प्रथम दिन जो है आधा तोला लेनी है, मतलब कि 1 कर्ष। तो आधा तोला प्रथम दिन लेके आधा आधा तोला डेली बढ़ाते रहना है, एंड 1 पल की मात्रा तक आपने बढ़ाना है। फिर आधा आधा तोला घटाते हुए आधा तोला जब रह जाए तो आपने 1 मंथ तक लेना है, और इसके सेवन काल में दूध का प्रयोग करना है। तो आपको इतना याद रखना है कि नागबला आदि कल्प या वर्धमान नागबला कल्प जो है 1 महीने तक लेना है। आधे तोले से स्टार्ट करके डेली आधा तोला बढ़ाते हुए 1 पल तक लेकर जाना है, फिर डेली आधा तोला घटाते हुए आधे तोले तक ही लेकर जाना है। एंड इसके सेवन काल में 1 मंथ के अंदर दूध का सेवन ही करना है। अच्छा, नागबला का जो संग्रह है वो कब होता है? आचार्य चरक कहते हैं कि तप तपस्या वाले महीने में, एंड आचार्य काश्यप जी एंड वाग्भट जी कहते हैं शरद ऋतु में होता है। नागबला रसायन का वर्णन चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 में है। नागबला कल्प का रोग अधिकार जो है वो कास है, आचार्य वाग्भट ऐसा कहते हैं। नागबला मूल रसायन जो है आचार्य काश्यप ने राज्य क्षमा में इसका वर्णन किया है। तो कई अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग आचार्यों ने जो दिए हैं, इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए किसने क्या कहा है और
क्या रोग अधिकार है। संतर्पण का प्रयोग करना चाहिए इसके अलावा, एंड यक्ष्मा कास रक्तपित्त की चिकित्सा कर सकते हैं। ठीक है, यक्ष्मा कास रक्तपित्त इन तीनों की चिकित्सा कर सकते हैं शतशीन में। अगर शतशीन की उपेक्षा करते हैं तो राज्यक्षमा हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है। उपेक्षिते भवेत्स्मिन् अनुबंधो ही यक्ष्मणा। और मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, हमने योग कौन से पढ़े हैं, एलादि गुटिका, लाक्षादि शीर, इक्षु बालिकादि शीर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो लाक्षादि शीर है या फिर इक्षु बालिका शीर है वो तब प्रयोग करनी चाहिए जब तीव्र जठराग्नि हो। मधुकादि योग, सैंधव चूर्ण, अमृत प्राश घृत, श्वदंष्ट्रादि घृत, 4 प्रकार के सर्पी गुड़, एंड 5वां सर्पी मोदक, शाडव चूर्ण, जबकि यवानी शाडव हमने राज्यक्षमा में बताया था उसका रोग अधिकार। नागबलक कल्प, एलादि गुटिका जो कि आचार्य चरक ने शतशीन में बताई है, जबकि आचार्य भेषज रत्नावली में उन्होंने बताई है रक्तपित्त में। एलादि चूर्ण का प्रयोग गुटिका का रक्तपित्त में भेषज रत्नावली जी ने कहा है, उसमें मतलब कहा हुआ है, एंड आचार्य चरक ने शतशीन में। एलादि चूर्ण जो है वो छर्दी में, ऐसा योग रत्नाकर जी कहते हैं। एलादि चूर्ण जो है वो छर्दी में प्रयोग होना चाहिए, एंड एलादि मंथ जो है वो चक्रदत्त जी ने राज्यक्षमा में बताया है। ठीक है, आचार्य चरक कहते हैं एलादि चूर्ण छर्दी में प्रयोग होता है, जबकि योग रत्नाकर में जो एलादि चूर्ण है वो यक्षमा में इसका प्रयोग हुआ है। इसके बाद है, मैं आपको कुछ मिले जुले योग बता देती हूँ। देखिए, अमृत भल्लातक जो है उसका प्रयोग कुष्ठ में होता है। भल्लातक आसव का प्रयोग प्रमेह में होता है। भल्लातक आदि घृत का प्रयोग कफज गुल्म में होता है। नागबला तेल का प्रयोग वात रक्त में होता है। नागबला रसायन का वर्णन जो है चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 में है। अमृत सर्पी, इसका सर्प विष नाशक है, ये आचार्य चरक कहते हैं। अमृत घृत सर्प विष में, अमृत सर्पी भी सर्प विष में, एंड अमृत प्राश शतशीन में। सैंधवादी तेल उरुस्तंभ में एंड वातज योनि व्यापद में, जबकि सैंधवादी योग या सैंधवादी चूर्ण जो है शतशीन में रुचि को बढ़ाने के लिए। सैंधवादी घृत अपस्मार में, एंड हमने सैंधवादी तेल पढ़ लिया उरुस्तंभ एंड वातज योनि व्यापद में। सैंधवादी चूर्ण पढ़ लिया है शतशीन में, सैंधवादी घृत अपस्मार में। यवानी शाडव चूर्ण राज्यक्षमा में, जबकि शाडव चूर्ण जो है वो शतशीन में इसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों यहीं पे ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें एंड आपका अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाए। ये जो चैप्टर्स होते हैं ये इसमें कंफ्यूजिंग करने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं अक्सर, तो इसीलिए इसको अगर आप 3, 4 या 5 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको ये चैप्टर जो है कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि इसमें से हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक पॉइंट लिया है, कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है। इसको बार बार देखने से एंड सुनने से आपको ये पॉइंट्स अच्छे से याद हो जाएंगे, एंड फिर दोबारा से आई कैन प्रॉमिस यू कि आपका शतशीन से रिलेटेड कोई भी MCQ जो है वो कभी भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों अच्छे से पढ़िए, एंड अगर आपको चरक बूस्टर बैच जो है ज्वाइन करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसकी फ़ीस 3000 रुपये है। मात्र 10 दिन में हम लोग जो है आपको चरक संहिता कंप्लीट पढ़ा देंगे, एंड आपको नोट्स भी मिलेंगे, एंड आपको क्लासेस भी मिलेंगी फॉर लाइफ टाइम। थैंक यू सो मच।